वेलकम बैक। मैं डॉक्टर प्रियंका सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, गवर्नमेंट दिग्विजय पीजी ऑटोनमस कॉलेज, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ से। चार्ज ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रा पार्ट 2 में हमने देखा लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफ़र, मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफ़र, इंटरलिगेंड चार्ज ट्रांसफ़र। चार्ज ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रा पार्ट 3 में हम देखेंगे इंटर मेटल चार्ज ट्रांसफ़र और इफ़ेक्ट ऑफ सॉल्वेंट पोलैरिटी ऑन चार्ज ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रा। इंटरमेटल चार्ज ट्रांसफ़र यानी एक कॉम्प्लेक्स में एक से अधिक मेटल सेंटर्स देखने को मिलेंगे और उन मेटल सेंटर्स के बीच में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस भी देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ एग्जांपल दिया गया है पोटेशियम फेरोसाइनाइड। पोटेशियम फेरोसाइनाइड का यूज़ जो किया जाता है आयरन के टेस्टिंग के लिए, तो इस एग्जांपल के थ्रू हम इंटरमेटल चार्ज ट्रांसफ़र को समझने की कोशिश करेंगे। तो जब Fe2+ आयन सोल्यूशन में पाए जाते हैं तो पोटेशियम फेरोसाइनाइड के साथ वाइट प्रेसिपिटेट देते हैं K2Fe+2 Fe+2 CN6। लेकिन जब Fe3 आयन मौजूद होता है सोल्यूशन में तो डीप ब्लू कलर देता है Fe+3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, Fe+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में CN6। इसे प्रूशियन ब्लू भी कहा जाता है। Fe2+ भी ब्लू कलर देता है जब उसका रिएक्शन करवाया जाता है K3Fe+3 और CN6 के साथ। जब ये रिएक्शन करता है Fe2+ तो ये भी डीप ब्लू कलर देता है और इसे टर्नबुल्स ब्लू कहते हैं। इसका फॉर्मूला Fe+2 ऑक्सीडेशन स्टेट, Fe+3 ऑक्सीडेशन स्टेट, CN6। दोनों ही प्रूशियन ब्लू और टर्नबुल ब्लू इनका पिगमेंट के फॉर्म में यूज़ किया गया है। इंक और पेंट में पिगमेंट का काम करते हैं दोनों ही। और एक्सरे, IR और मॉसबेयर स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू ये पता चलता है कि टर्नबुल्स ब्लू और प्रूशियन ब्लू दोनों आइडेंटिकल हैं, यानी दोनों एक ही कंपाउंड हैं। तो इनमें जो कलर देखने को मिलता है दोनों ही ब्लू कलर के हैं। तो ये जो ब्लू कलर है इसमें Fe+2 से Fe+3 के बीच में जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र प्रोसेस होता है उसकी वजह से ये कलर देखने को मिलता है। तो ये एक इंटरमेटल चार्ज ट्रांसफ़र का एग्जाम्पल है। लेट्स सी अनदर एग्जाम्पल, क्रूटस्टॉबे आयन। ये जो क्रूटस्टॉबे आयन है NH3 रुथेनियम पायरोजीन रुथेनियम NH3 5+। ये जो कॉम्प्लेक्स है इसमें रुथेनियम+2 और रुथेनियम+3 मेटल सेंटर्स के बीच में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है थ्रू पायरोजीन लिगेंड। ये है स्ट्रक्चर। यहाँ आप देख सकते हैं जो दोनों कॉम्प्लेक्स है उसके बीच में पायरोजीन लिगेंड पाया जा रहा है। तो जो दोनों मेटल सेंटर है रुथेनियम के, उनके बीच में पायरोजीन के थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है, इसलिए ये कलर्ड दिखाई देता है। रेड लेड, जो लेड है Pb3O4 वो लाल कलर का दिखाई देता है क्योंकि इसमें दो मेटल सेंटर्स हैं Pb+2 और Pb+4। तो इसका जो इंटेंस कलर है ये इन दोनों मेटल सेंटर Pb+2 और Pb+4 के बीच में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र की वजह से देखने को मिलता है। सिलेक्शन रूल, ये सिलेक्शन रूल कहता है कि जो सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग जो अलाउड ट्रांजिशन है उनका जो बैंड है वो इंटेंस होगा और जो फॉरबिडन ट्रांजिशन है उनका बैंड वीक होगा। तो सिलेक्शन रूल के अंतर्गत दो रूल आते हैं। यहाँ पर हम पहला रूल देख रहे हैं स्पिन सिलेक्शन रूल। ∇S = 0 यानी स्पिन मल्टीप्लिसिटी शुड नॉट चेंज। स्पिन मल्टीप्लिसिटी में चेंज नहीं होना चाहिए। सिंगलेट से ट्रांजिशन सिंगलेट में अलाउड है, ट्रिपलेट से ट्रांजिशन ट्रिपलेट में अलाउड है, लेकिन सिंगलेट से ट्रिपलेट या ट्रिपलेट से सिंगलेट ट्रांजिशन अलाउड नहीं है। फॉर द ट्रांजिशन इन द अलाउड
for the transition to be allowed, spin orientation should not change. That is, spin inversion should not take place during a transition. तो जब ट्रांजिशन हो रहा है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, तो एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा तो स्पिन का ओरिएंटेशन, जैसे प्लस हाफ है तो प्लस हाफ ही रहना चाहिए, प्लस हाफ से माइनस हाफ यदि होता है स्पिन ओरिएंटेशन चेंज होता है या स्पिन इन्वर्जन देखने को मिलता है, यानी स्पिन प्लस हाफ से प्लस माइनस हाफ में चेंज होगा या माइनस हाफ से प्लस हाफ में चेंज होगा, तो इस तरह के ट्रांजिशंस अलाउड नहीं होंगे। तो अलाउड ट्रांजिशन सिंगलेट टू सिंगलेट अलाउड है, ट्रिपलेट टू ट्रिपलेट अलाउड है, लेकिन फॉरबिडन में कौन कौन से आएंगे? सिंगलेट टू ट्रिपलेट या ट्रिपलेट टू सिंगलेट, ये फॉरबिडन ट्रांजिशंस हैं। मान लीजिए ये दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक एनर्जी लेवल में हैं, तो जब एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन होगा और स्पिन स्टेट चेंज हो रहा है, ये सेकेंड डायग्राम में स्पिन स्टेट चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है स्पिन स्टेट चेंज, आप देख सकते हैं पहला इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ था, वो अभी भी प्लस हाफ स्टेट में है, सेकेंड इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ स्टेट में था, तो जब वो हायर एनर्जी लेवल में गया तो उसका स्पिन स्टेट अभी भी क्या है? माइनस हाफ है, चेंज नहीं हुआ है। ये थर्ड डायग्राम में आप देखिए कि वो जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ स्पिन स्टेट में था वो प्लस हाफ स्पिन स्टेट में कन्वर्ट हो गया। तो सेकेंड ट्रांजिशन जो यहाँ देखने को मिल रहा है, सेकेंड डायग्राम वाला जो ट्रांजिशन है वो अलाउड है, और थर्ड डायग्राम वाला ट्रांजिशन फॉरबिडन है अकॉर्डिंग टू स्पिन सिलेक्शन रूल, क्योंकि इसमें स्पिन इन्वर्जन देखने को मिल रहा है। सेकेंड रूल जो हम देखेंगे वो है लेपोर्टे या ऑर्बिटल सिलेक्शन रूल। डेल एल इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। यदि मॉलिक्यूल के पास सेंटर ऑफ सिमेट्री है तो ट्रांजिशन विद इन अ गिवन सेट ऑफ पी और डी ऑर्बिटल, और ट्रांजिशन किसी पी ऑर्बिटल के सेट में हो रहा है या किसी डी ऑर्बिटल के सेट में ही ट्रांजिशन हो रहा है, तो इस तरह के ट्रांजिशंस फॉरबिडन होंगे, क्योंकि एक ही सबशेल में इलेक्ट्रॉन्स का रीडिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है यहाँ पे। तो क्या देखा हमने? यदि कोई मॉलिक्यूल जिसके पास सेंटर ऑफ सिमेट्री है तो उसमें एक ही सबशेल, जैसे पी सबशेल है तो पी टू पी ट्रांजिशन फॉरबिडन होगा, या डी सबशेल की बात करेंगे तो डी के ही एक ऑर्बिटल से उसी के दूसरे ऑर्बिटल में ट्रांजिशन, डी टू डी ट्रांजिशन जो है वो भी फॉरबिडन होगा। There must be a change in parity or symmetry, that is transition can occur only between states of opposite parity। यानी जब भी ट्रांजिशन अलाउड कब होगा? जब ट्रांजिशन के दरमियान जो दो ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे उन ऑर्बिटल्स की पैरिटी या सिमेट्री चेंज होगी, तो ऑपोजिट पैरिटी वाले ऑर्बिटल्स के बीच ही ट्रांजिशन अलाउड होगा। तो लेपोर्टे अलाउड ट्रांजिशन में आता है जी टू यू, यू टू जी, यानी जीरेड से अनजीरेड ऑर्बिटल में ट्रांजिशन अलाउड है और अनजीरेड से जीरेड ऑर्बिटल में ट्रांजिशन अलाउड है, जबकि जीरेड से जीरेड और अनजीरेड से अनजीरेड ऑर्बिटल में ट्रांजिशन अलाउड नहीं है। यहाँ पर जो जी शब्द है वो जीरेड कंपाउंड के लिए यूज होता है जिसके पास सेंटर ऑफ सिमेट्री है, और यू जो है अनजीरेड के लिए यूज होता है जिसके पास सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो इस प्रकार से हम देखें तो एस से पी ऑर्बिटल का ट्रांजिशन, पी ऑर्बिटल से डी ऑर्बिटल का ट्रांजिशन ये अलाउड है, लेकिन एस से एस और पी से पी ट्रांजिशंस फॉरबिडन है। इस टेबल में टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन, उनकी मोलर अब्जॉर्प्टिविटी और एक एग्जाम्पल शो किया गया है। जैसे डी ट्रांजिशन स्पिन फॉरबिडन है यदि, तो उसके केस में मोलर अब्जॉर्प्टिविटी की वैल्यू लेस देन 1 होगी, वो बेहद कम है। इसका एक एग्जाम्पल है MnOH2 + ये एक हाई स्पिन D6 कॉम्प्लेक्स का एग्जाम्पल है। यदि लेपोर्टे फॉरबिडन बट स्पिन अलाउड डी ट्रांजिशन की हम बात कर रहे हैं तो लेपोर्टे फॉरबिडन ट्रांजिशन होगा तो उसका जो एप्सिलॉन वैल्यू है 1 to 10 होगा। ये सेंट्रोसिमेट्रिक मॉलिक्यूल TiOH2 +
3+D1 कन्फिग्रेशन में देखने को मिलता है। और यदि वो स्पिन अलाउड डी ट्रांजिशन है तो 10⁻1000 इसकी मोलर अब्जॉर्प्टिविटी होगी। और ये नॉन सेंट्रोसिमेट्रिक मॉलिक्यूल जैसे NiCl4 डबल माइनस में देखने को मिलेगा। अब चूंकि चार्ज ट्रांसफ़र जो है वो फुली अलाउड होता है तो इसके केस में मोलर अब्जॉर्प्टिविटी की वैल्यू वेरी करती है 1000 to 50,000 और इसका एग्जाम्पल है MnO4 डबल माइनस। नेक्स्ट कम्स इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट पोलैरिटी ऑन CT स्पेक्ट्रा। तो जो CT बैंड है उसका पोजीशन सॉल्वेंट की सॉल्वेटिंग एबिलिटी पे डिपेंड करता है, यानी वो कितना सॉल्युबलाइज कर पा रहा है, कितना सॉल्वेशन कर पा रहा है ऑर्बिटल्स का, उस पर डिपेंड करेगा। इफ़ द सॉल्वेंट हैज़ हाई सॉल्वेटिंग एबिलिटी अ शिफ्ट टुवर्ड्स लोअर वेवलेंथ और हाई फ्रीक्वेंसीज ऑब्जर्व्ड। तो यदि उसकी सॉल्वेटिंग एबिलिटी ज़्यादा है तो लोअर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट होगा स्पेक्ट्रा बैंड, लोअर वेवलेंथ यानी हाई फ्रीक्वेंसी या हायर एनर्जी। The dipole moment of polar solvent molecules get aligned with the ground or excited dipole. ये जो शिफ्टिंग है वो इस कारण से होता है कि जो सॉल्वेंट का डायपोल मूवमेंट है, पोलर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की जो डायपोल मूवमेंट है वो या तो ग्राउंड स्टेट या एक्साइटेड स्टेट के साथ अलाइन हो जाते हैं। यदि ग्राउंड स्टेट या एक्साइटेड स्टेट पोलर है तो उनके बीच में, यानी एक्साइटेड या ग्राउंड स्टेट प्लस आपके सॉल्वेंट के बीच में इंटरेक्शन होगा, सॉल्वेंट के डायपोल मूवमेंट के बीच में इंटरेक्शन होगा और अलाइनमेंट हो जाएगा सॉल्वेंट के डायपोल मूवमेंट का। और इसकी वजह से जो भी पोलर स्टेट था, चाहे ग्राउंड स्टेट था या एक्साइटेड स्टेट था, उसकी एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी सॉल्वेशन के कारण। जब दोनों ही ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट दोनों ही न्यूट्रल होते हैं, यानी पोलर सॉल्वेंट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है उन पे, तो वेवलेंथ में शिफ्ट भी देखने को नहीं मिलता है। तो सेकेंड कंडीशन ये हो सकता है कि एक्साइटेड स्टेट पोलर है लेकिन ग्राउंड स्टेट न्यूट्रल है। तब क्या देखने को मिलेगा कि सॉल्वेंट जो है केवल एक्साइटेड स्टेट के साथ ही इंटरेक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि केवल एक्साइटेड स्टेट ही पोलर है और ग्राउंड स्टेट न्यूट्रल है। तो सॉल्वेंट के डायपोल मूवमेंट जो है, सॉल्वेंट के डायपोल वो अलाइन हो जाएगा एक्साइटेड स्टेट के साथ और एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी डिक्रीज हो, इट विल शिफ्ट द वेवलेंथ टू हायर वेवलेंथ और लो फ्रीक्वेंसी। तो इस प्रकार के सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के डायपोल्स के अलाइनमेंट के कारण जो एनर्जी डिक्रीज़ हुई है एक्साइटेड स्टेट की, तो उसके नतीजतन क्या देखने को मिलेगा कि जो आपका स्पेक्ट्रा है वो शिफ्ट शो करेगा हायर वेवलेंथ की तरफ या लोअर फ्रीक्वेंसी की तरफ, यानी लो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। इस डायग्राम के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। ये है आपका न्यूट्रल ग्राउंड स्टेट और ये उसके साथ ही पोलर एक्साइटेड स्टेट दिखा रहा है यहाँ पे। तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा तो इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी की आवश्यकता होगी। जब हम पोलर सॉल्वेंट ऐड करेंगे तो जो न्यूट्रल ग्राउंड स्टेट है उस सॉल्वेंट के साथ कोई इंटरेक्शन शो नहीं करेगा, उसका एनर्जी लेवल सेम रहेगा, जबकि पोलर एक्साइटेड स्टेट इंटरेक्शन शो करेगा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के साथ और उसकी एनर्जी डिक्रीज़ हो जाएगी। तो न्यूट्रल ग्राउंड स्टेट से पोलर एक्साइटेड स्टेट ट्रांजिशन शो करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो पहले के कंपैरिजन में कम हो जाएगी। तो पहले यदि हाई एनर्जी की आवश्यकता थी तो सेकंड केस में लोअर एनर्जी की आवश्यकता है। थर्ड कंडीशन हो सकता है कि ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट दोनों ही पोलर हों। तो सॉल्वेंट जो है वो ग्राउंड स्टेट के साथ इंटरेक्ट करेगा और अपने डायपोल मूवमेंट को ग्राउंड स्टेट के साथ अलाइन कर लेगा। इसकी वजह से ग्राउंड स्टेट की एनर्जी डिक्रीज़ हो जाएगी। तो जो एक्साइटेड स्टेट का जो डायपोल मूवमेंट है
वो ग्राउंड स्टेट से परपेंडिकुलर होगा और उसकी एनर्जी इंक्रीज़ हो जाएगी। यानी सॉल्वेंट ने किसके साथ इंटरेक्ट किया, जब दोनों ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट दोनों पोलर हैं तो सॉल्वेंट ग्राउंड स्टेट के साथ इंटरेक्ट करता है, उसके साथ अलाइन हो जाता है तो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी डिक्रीज़ होती है। लेकिन एक्साइटेड स्टेट का जो डायपोल मूवमेंट है वो ग्राउंड स्टेट की तुलना में परपेंडिकुलर होता है, इसलिए उसकी एनर्जी इंक्रीज़ हो जाती है। डायग्राम के थ्रू समझेंगे। ये है आपका पोलर ग्राउंड स्टेट और पोलर एक्साइटेड स्टेट। ये इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है ट्रांजिशन के लिए। जब हम पोलर सॉल्वेंट ऐड करते हैं तो पोलर ग्राउंड स्टेट की एनर्जी डिक्रीज़ हो जाती है और पोलर एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी इंक्रीज़ हो जाती है। तो जो ओवरऑल ट्रांजिशन की एनर्जी है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। यहाँ पहले केस में यदि लोअर एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी तो पोलर सॉल्वेंट ऐड करने पे हायर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। फोर्थ कंडीशन है कि ग्राउंड स्टेट पोलर है और एक्साइटेड स्टेट न्यूट्रल है, तब क्या होगा। ऑब्वियसली जो सॉल्वेंट है वो ग्राउंड स्टेट के साथ इंटरेक्ट करेगा और उसका डायपोल मूवमेंट ग्राउंड स्टेट के साथ अलाइन हो जाएगा और ग्राउंड स्टेट की एनर्जी डिक्रीज़ हो जाएगी। वहीं एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी में किसी भी प्रकार का चेंज देखने को नहीं मिलेगा, तो ओवरऑल एनर्जी जो गैप है ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट के बीच में जो एनर्जी गैप है वो ओवरऑल इंक्रीज़ हो जाएगा। ये है पोलर ग्राउंड स्टेट, न्यूट्रल एक्साइटेड स्टेट, इनके बीच का ट्रांजिशन। जब पोलर सॉल्वेंट ऐड होगा तब क्या देखने को मिलेगा कि जो पोलर ग्राउंड स्टेट है वो स्टेबलाइज हो जाता है और उसकी एनर्जी डिक्रीज़ हो जाती है, जबकि न्यूट्रल एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी लेवल में कोई चेंज देखने को नहीं मिलता है। तो ये ट्रांजिशन है। पहले केस में लो एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी कंपैरेटिवली, अब सेकेंड केस में हायर एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। एप्लीकेशंस ऑफ चार्ज ट्रांसफ़र कॉम्प्लेक्सेस। बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस के जो कलर हैं वो चार्ज ट्रांसफ़र बैंड्स के कारण देखने को मिलता है। चार्ज ट्रांसफ़र कॉम्प्लेक्सेस की वजह से कुछ फेनोमेनन जैसे एक्सीप्लेक्स एमिशन, एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देखने को मिलती है, इसलिए इनको बहुत सारे ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड और ऑर्गेनिक फोटोवोल्टेइक डिवाइसेस में भी यूज़ किया जाता है। इनका इस्तेमाल कुछ सरफेस प्रॉपर्टीज़ ज्ञात करने के लिए भी किया जाता है। बहुत सारे रिएक्शन, वेरियस रिएक्शंस लाइक इलेक्ट्रोफिलिक अटैक एंड रेडिकल रिएक्शंस ऑन द रिड्यूस्ड लिगेंड, ऑक्सीडेटिव एडिशन एट द मेटल सेंटर। बहुत सारे रिएक्शन है जैसे इलेक्ट्रोफिलिक अटैक या रेडिकल रिएक्शन हो रहा है किसी रिड्यूस लिगेंड के साथ, या ऑक्सीडेटिव एडिशन हो रहा है मेटल सेंटर पे रिड्यूस लिगेंड की वजह से, या कोई आउटर स्फीयर चार्ज ट्रांसफ़र रिएक्शंस हैं, तो ये सारे के सारे MLCT ट्रांजिशन की वजह से देखने को मिलते हैं। थैंक यू।